गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों की डिडक्शंस चैप्टर 6A की तीसरी क्लास है। मैंने एक्सपेंसेस और पेमेंट्स वाले सारे डिडक्शन पढ़ा दिए थे, अब मुझे पढ़ाना है तो इनकम वाली डिडक्शंस। ओके, आई विल शो इट टू यू वंस। ये देखो आप, ये अपना डिडक्शंस का पूरा चार्ट बनाया था कि डिडक्शंस दो तरह के होते हैं, पेमेंट बेस्ड और इनकम बेस्ड। तो पेमेंट बेस्ड वाले सारे के सारे वो अपने सेकंड क्लास तक कवर कर चुके हैं। 80C फर्स्ट क्लास में हो गया था और 80D से लेके GG तक सेकंड क्लास में हो गया था। तो आज हम लोग ये इनकम बेस्ड डिडक्शंस को भी कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना पूरा डिडक्शन चैप्टर 6 से डन हो जाएगा। करेक्ट है ना? नाउ ये इनकम वाला डायग्राम मैंने फिर से वहाँ पे डाला, एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कल मैंने यहाँ तक तुम लोगों को पढ़ा दिया था। 80GG लास्ट टॉपिक थी, रेंट पेड फॉर होम, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने। अच्छा, एक छोटा सा चीज़ मुझे बताना है। कल वाली क्लास, सेकंड क्लास जब तुमने की होगी तो तुमको लास्ट में एक डाउट आया होगा कि सर 80G में भी हमको एडजस्टेड GTI निकालना पड़ता है और 80GG के अंदर भी एडजस्टेड GTI निकालना पड़ता है, और दोनों में ये बोला हुआ है कि एडजस्टेड GTI निकालते हो GTI से आपको सारे डिडक्शंस लेस करने हैं एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। यानी कि जब मैं डोनेशंस 80G के लिए एडजस्टेड GTI निकाल रहा हूं तो उसमें मुझे GTI से 80GG का भी डिडक्शन लेस करना पड़ेगा। वाइसे वर्सा, जब मैं रेंट 80GG के लिए डिडक्शंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसमें जो एडजस्टेड GTI है वहां पे मुझे सारे डिडक्शंस लेस करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग डोनेशन 80G वाला। तो ये तो ऐसा क्रिस क्रॉस प्रॉब्लम आ गया कि सर सॉल्व कैसे करें, किसको पहले माइनस करें किसको बाद में माइनस करें। मान लो एक ही सम्स में दोनों आ गया तो क्या करेंगे? तो सर वहां पे अपने एक्स लेके करेंगे। क्या लेके करेंगे? एक्स लेके करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने एक बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन बनाया है कि कैसे आप एक्स लेके सॉल्व करोगे सम्स वगैरह को, तो वो इस चैप्टर के लास्ट में डाला हुआ है, विच आई विल शो इट टू यू। ओके, ये देख लो, ये देखो, ये चैप्टर के लास्ट में डिलेमा ऑफ एडजस्टेड GTI, कि जब एक ही सम्स में दोनों 80G और 80GG है तो हम एक्स लेके करते हैं। सिंपल सम्स है, पूरा मैंने जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन होता है अलजेब्रा वाला सारा इसमें अच्छी तरह से मैंने लिख के डाला है, तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये सम्स केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जानने की इच्छा है, जिनको नहीं जानने की इच्छा है प्लीज डोंट डू इट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ये सिर्फ बनाने का सम्स एक ही मकसद था कि कई स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आएगा, तो ये डाउट पर्पस के लिए सम्स बनाया है। सो अगर आपको डाउट पर्पस के लिए सम्स नहीं सीखना है तो मत सीखो, ये बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए और कुछ नहीं है, तो एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सारा सॉल्यूशन वगैरह बना के अच्छे से डाला हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मैं काम करूंगा क्योंकि ये मेरे रेगुलर क्लास में मैं इसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके लिए ना मैं एक अलग से छोटा 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा और यूट्यूब में डाल दूंगा, तो तुम वहां पे अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम उस वीडियो को देख लेना, तुम पूरा समझ जाओगे। ठीक है, इसके लिए अभी क्लास के अंदर इसको नहीं पिकअप करने जा रहा। कमिंग टू दिस वन, तो ये एक सम्स था, हम लोग 14.32 तक कर चुके थे। अब ये एक सम से करते हैं, फिर उसके बाद इनकम बेस्ड डिडक्शंस में जाएंगे। मिस्टर कबीर, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ नहीं हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 7,50,000। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकी GTI है 7.5 लाख रुपया। कहाँ से कमाते हैं? सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से। और इन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं, हमें डिडक्शंस निकालना है। नाइस, ये रहा 7.5 लाख। पेड 70,000 टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में SSC का डिडक्शन मिलता है, पेरेंट्स का नहीं मिलता है। ऑन इज हैंडीकैप सन 80U डिसेबिलिटी। अगर आप 80U डिसेबिलिटी वाला आपका कोई चाइल्ड है, उसके लिए आप ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड के बदले 15% ऑफ सम अश्योर्ड होता है। तो सम अश्योर्ड कितना है? 4 लाख। 4 लाख का 15% कितना होता है? 60,000। तो आपने प्रीमियम तो दिया 70,000, पर आपको डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 60,000 का। ठीक है, तो ये देखो नीचे डिडक्शन है 60,000। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड 90,000 इन टैक्स सेवर डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हिज मेजर सन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यार ये ना एक बहुत जबरदस्त झमेला क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या बोला है? टैक्स सेवर डिपॉजिट स्कीम। पहली बात तो ऐसे टैक्स सेवर डिपॉजिट स्कीम बोल के कुछ होता नहीं, इसमें डाल दें। फिर भी अगर आपके दिमाग में डाउट है तो समझ जाओ, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो 80C वाले रेंज में, 80C वाले रेंज में जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, 80C में 5 हेडिंग्स थे ना, लास्ट में था अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो असेसी के नाम पे होते हैं, बच्चे के नाम पे नहीं, असेसी के नाम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने डिपॉजिट किसके नाम पे किया? अपने नाम पे नहीं किया, बेटे के नाम पे किया है, तो इसका रिडक्शन इसको नहीं मिलेगा, वो असेसी के नाम पे होना चाहिए, तो रिडक्शन नहीं मिलेगा, नील। नेक्स्ट 3 नंबर, कॉन्ट्रीब्यूटेड 25,000 टू क्लीन गंगा फंड। क्लीन गंगा फंड में आप दोगे तो 100% डिडक्शन है विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, 25,000।
ठीक है। कंप्यूट टोटल इनकम, तो बस हमने लेस करना है, तो 7.5 लाख में से 60,000 और 25,000 85,000 आप लेस करो, योर टोटल इनकम इज 6,65,000। बस एकदम हल्का सा सम था। अब फाइनली हम लोग आज इनकम बेस्ड डिडक्शंस में एंटर करने जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे डिडक्शंस हैं, ये भारी भरकम वाले नहीं है, जैसे 80C था या 80G था वैसा नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल डिडक्शंस है। तो अपना ये क्लास आई थिंक 2.5 घंटे तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शंस, दो तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा होगा स्पेशल इनकम है, राइट साइड में दिख रहा होगा अदर इनकम है। स्पेशल टाइप की इनकम, स्पेशल इनकम जैसा कि नाम से ही लग रहा है हर किसी को नहीं हो सकती ना, किसी किसी को ही होगी। तो स्पेशल इनकम क्या चीज़ है? फर्स्ट तो इन्होंने बोला कि कोई बिजनेस असेसी है, जिसका बिजनेस है, कोई असेसी जिसका बिजनेस है। आप अपने दिमाग में कॉर्पोरेट असेसी भी सोच सकते हो, इंडिविजुअल भी सोच सकते हो। तो आपने बहुत सारे एम्प्लॉय हायर किए हैं, देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, तो आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं जिससे आपका ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है। आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ गए हैं, आपका टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है। तो सरकार बोलती है आपका जितना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है वो आप अपने पीजीबीपी कैलकुलेशन में तो एक्सपेंस की तरह डालोगे ऑब्वियसली, इसके अलावा उसका 30% अमाउंट हम आपको डिडक्शन देंगे और 3 साल तक देंगे। 30-30-30 3 साल तक आपको डिडक्शन देंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या है कि कॉर्पोरेट्स तो कोई एक इंसेंटिव मिलेगा कि नए नए एम्प्लॉयज़ हायर करो ताकि थोड़ा डिडक्शन भी क्लेम कर सकें। फिर आप देख सकते हो 80QQ भी है। 80QQ भी जो है वो रॉयल्टी के ऊपर है, रॉयल्टी ऑन बुक्स। कैसी बुक्स बताऊंगा। फिर है 80RR भी, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। सब चीज क्या होती है, पेटेंट वगैरह सब बताऊंगा, टेंशन का नहीं है। और उस तरफ देखो, उस तरफ कौन सा इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, जो IFOS में जाता है। इसमें जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं हैं उनको तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर ही डिडक्शन मिल सकता है 10,000 तक का मामूली, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको हर प्रकार के डिपॉजिट पे इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 50,000, चाहे एफडी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो विल डिस्कस दिस, है ना। डिडक्शन फॉर सर्टेन इनकम्स, 1 सेकेंड। हाँ ओके जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं। 80JJAA ये इस साल का अमेंडमेंट है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्या लिखा है पढ़ो तो आप, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। अभी मैं ना तुम लोगों के साथ 5 सेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस के ऊपर बहुत अच्छे से एकदम सेपरेटली एक एक को खोल खोले कंसेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है। देखो बाबू, टैक्स सब पढ़ाते हैं, बहुत टीचर्स हैं टैक्स में, पर जो मेरा एक एज अ स्टूडेंट मतलब मुझे जो एक दिक्कत रही थी कि टैक्स में जो लिखा है वो तो वो लोग बोल देते हैं, पर उस कहानी, वो सेक्शन के पीछे का कहानी कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल भी नहीं बताते सर लोग। तो ना तो वो समझ में अच्छे से आता है, ना वो लंबे टाइम याद रहता है। ये थोड़ा बहुत थोड़ा ना ये लाइंस लिखा हुआ तुमको याद रह जाएगा टैक्स का, तो पीछे की कहानी कोई नहीं बताता ना समझाता, और वही मुझे सबसे बड़ा एक वैक्यूम लगता है। और मैं बिलीव करता हूं कि वो सब अगर मैं समझा दूं कि भाई ये स्टोरी ऐसे ऐसे ऐसे, तो तुम देखना तुमको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मैं पांचों को एकदम पूरा कंसेप्ट से खोल के बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। फर्स्ट डिडक्शन जो हम लोग सीख रहे हैं ये क्या, हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। सोचो कोई बड़ा असेसी है, अब वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी बड़ा असेसी है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, मतलब उसका पीजीबीपी इनकम है, और इतना कि कम से कम उसका टैक्स ऑडिट होता हो। टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB, मतलब टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, तो कम से कम उसका टैक्स ऑडिट होता हो। ऐसा असेसी अगर नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करे, रिक्रूट मतलब हायर करे, इससे कि उनका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ दैट बिजनेस हैव गॉन अप, यानी देश में नया एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो सरकार बोलती है कि हम 3 साल तक आपको, 3 साल तक हम आपको टोटल नए एम्प्लॉय कॉस्ट का, जो आपका एक्स्ट्रा एम्प्लॉय कॉस्ट लग रहा है न्यू हायर की वजह से, उस पर हम आपको 30% डिडक्शन देंगे। मतलब वाओ कमाल है। सपोज मान लो एक कंपनी ने नए एम्प्लॉयज हायर किए इस साल, ठीक है, किसी को निकाला नहीं, बस हायर किया, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए कंपनी के। अब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए, और उस वजह से पहले कंपनी का टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आता था 500 लाख, अभी आता है मान लो 600 लाख, तो कंपनी का टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट कितने से बढ़ गया, 100 लाख से। तो सरकार बोलती है देखो ये जो आप टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट है आपका 600 लाख, ये तो आप पीजीबीपी कैलकुलेट करते हो तो एक्सपेंस में डालोगे, मतलब 500 तो डालोगे और 100 जो बढ़ गया वो भी डालोगे। ऑन टॉप ऑफ दैट ये 100 लाख का 30% यानी कि 30 लाख रुपया हम आपको अलग से डिडक्शन देंगे 80JJAA में, अलग से आपको डिडक्शन देंगे और 3 साल देंगे, 30 लाख 30 लाख 30 लाख। तो कमाल है यार,
मतलब एक तरह से हमको डबल डिडक्शन मिल गया। पहले तो वो 100 लाख का जो मेरा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो मैं पीजीबीपी में डाल ही रहा हूँ एक्सपेंस की तरह, प्लस उसका 30% यानी कि 30 लाख वो भी मुझे 80JJAA में डिडक्शन की तरह क्लेम होगा। द एंटायर पर्पस इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड आई एम टेलिंग यू वी नीड एम्प्लॉयमेंट, वी नीड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कोरोना की वजह से जो हालात हो गए हैं अति ज़्यादा मतलब खराब हो चुके हैं, कितने सारे छोटे बिजनेसेस हर्ट हो चुके हैं, इकोनॉमी में बहुत असर पड़ा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना ज़रूरी है, तो अच्छा खासा स्टेप है ये। चलो आओ देखते हैं इसको। 80JJ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, पहले तो कौन से एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है? उन एसएससीज के ऊपर जो जिनका बिजनेस इनकम होता हो, मतलब जिनके फाइल में पीजीबीपी इनकम हो, और सेकंड उनका टैक्स ऑडिट होता हो अंडर सेक्शन 44AB। टैक्स ऑडिट का सेक्शन ही 44AB है, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, या फिर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर, ठीक है। अब इनको डिडक्शन किसका मिलेगा? एडिशनल एम्प्लॉय का, मतलब जो नया एम्प्लॉय हायर किया है, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एडिशनल एम्प्लॉय मीन्स नए एम्प्लॉयज जो हायर किए हैं जिससे कि आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए हैं। एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड whose employment has the effect of increasing the total number of employees, कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज बढ़ गए हैं। अच्छा, इसमें ना आप महंगे एम्प्लॉयज अगर लाओगे तो डिडक्शन नहीं है, सस्ते एम्प्लॉयज के लिए डिडक्शन है, मतलब उनकी तनख्वाह 25,000 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो बंदे का जो तनख्वाह है वो महीने का 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ को ही लेंगे। अगर आपने महंगा एम्प्लॉयज़ हायर कर रखा है तो उसके लिए डिडक्शन नहीं है। छोटे लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है 25,000 तक महीने तक की सैलरी वाले, उनके लिए डिडक्शन मिलेगा। इसीलिए बोला है अगर मोर देन 25,000 है तो फिर वो उसको काउंट नहीं करेंगे। नॉट मतलब निम्नलिखित 4 पॉइंट्स जो हैं ABCD जो निम्नलिखित 4 पॉइंट है इनको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। तो नंबर ए में क्या लिखा है? जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो, तुम हमें कितना तक का लेना है? लेस देन इक्वल टू 25,000 तक लेना है। सेकेंड, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं मिलता हो या गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम से पैसा नहीं मिलता हो, एम्प्लॉयर खुद पैसा देता हो। थर्ड, उसने कम से कम 240 दिन तो साल में काम किया ही है। मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि मार्च में आपने हायर किया और ईयर एंडिंग आ गई। उस एम्प्लॉय ने कम से कम आपके इस फाइनेंशियल ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में 240 दिन तो काम किया ही है। अगर मान लो इस साल 240 दिन नहीं है पर अगले साल वो कंटिन्यू कर रहा है तो फिर अगले साल से उसका फर्स्ट ईयर काउंट होगा, ठीक है। मान लो कंपनी ने 1 जनवरी को नए एम्प्लॉयज हायर किए, तब तो इस साल उनका 3 महीना ही हुआ, विच इज लेस देन 240 डेज, तब उनको इस साल 80JJ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर वो एम्प्लॉय अगर कंटिन्यू करा तो अगला साल उसका फर्स्ट ईयर मान लिया जाएगा और अगले साल के लिए वो एडिशनल एम्प्लॉय बनेगा, अगले साल से फिर 30% का डिडक्शन मिलना चालू हो जाएगा। अब इन्होंने बोला फ्लैप, फुटवेयर, लेदर, एपरल। अगर हमारा असेसी इन 3 धंधों में इन्वॉल्व्ड है, फ्लैप F फुटवेयर, L लेदर, एपरल मतलब होता है गारमेंट्स, क्लोथ्स, इन बिजनेस में इन्वॉल्व है, तब हम 240 दिन के बदले 150 दिन का लिमिट देखेंगे कि साल में कम से कम उसने 150 दिन तो काम किए, तब जाके ये 80JJ का डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा। और चौथा, वो भारत सरकार के प्रोविडेंट फंड स्कीम में पार्टिसिपेट करता हो। तो हर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में फॉल करता है। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड एन ए बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे ये क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड नहीं लगता हो, दैट्स वेरी रेयर, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस है। क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में लोग डेटा देंगे अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ का, तो अपने को देखना है। सबसे पहले याद रखना, अगर तुमको दिखता है कि कोई एम्प्लॉय है जिसकी तनख्वाह 25,000 के ऊपर है तो उनको वहीं पर काट दो, उनको उनके लिए 80JJ का डिडक्शन नहीं मिलेगा, फर्स्ट। सेकेंड, कई बार वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कैजुअल एम्प्लॉय। कैजुअल एम्प्लॉय का मतलब वो होता है जो टेम्पररी आया गया आया गया आया गया, इन लोग का प्रोविडेंट फंड में पैसा नहीं जाता, तो ये लोग भी इनएलिजिबल होते हैं, इनके लिए भी आपको 80JJ का नहीं मिलेगा, काट दो। समझ लो बात को, ये 2 तो एकदम मेन है, ठीक है। फिर आपको वहां पे डेट्स दिया रहेगा कि नया एम्प्लॉय कब हायर हुआ। अब डेट से आप समझ जाओ कि 240 दिन मतलब होता है 8 महीना और 150 दिन मतलब होता है तुम्हारा कितना महीना? 5 महीना। 240 दिन मतलब 8 महीना हुआ ना, एक बार 240 पकड़ रहा हूं मैं, 8 महीना। तो अभी सपोज मान लो आपने क्वेश्चन में दिया कि वो एम्प्लॉय इस तारीख को हायर हुआ है और आप देख रहे हो कि 8 महीना पूरा नहीं हुआ है, तब फिर उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, काट दो, उसका डिडक्शन अगले साल से मिलना चालू होगा। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दीज कंडीशंस। ये 4 है ना, 4 में सबसे ज्यादा फेमस जो है मैं बता देता हूं, ACD। आपके क्वेश्चन में ना यही 3 काम आने वाला है, ACD। हाँ हेलो, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर रहा था ये ACD। क्वेश्चन में कभी भी आपको दिया रहेगा नए एम्प्लॉयज हायर हुए हैं और उनकी तनख्वाह जो है 25,000 के महीना से ज़्यादा है, काट दो।
कैजुअल एम्प्लॉय हायर हुआ है, मतलब उनका पैसा पीएफ में जमा नहीं होता, प्रोविडेंट फंड में, वो काट दो। थर्ड, 8 महीना से कम है, वो साल के बीच में कभी आया और 8 महीने से कम है तो वो भी काट दो, ठीक है। नाउ इधर क्या डिडक्शन कितना मिलेगा, 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। आपका जितना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है, सपोज मान लो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट 100 लाख से बढ़ गया, तो 100 लाख तो जी आपको पीजीबी में ऊपर माइनस करने को मिला ही, प्लस उसका 30% यानी कि 30 लाख आप 80JJAA में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कमाल हो गया एकदम, ठीक है। कब तक डिडक्शन मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा, ओके। अच्छा, इन्होंने एक स्मार्ट बात बोली कि अगर मान लो फैक्ट्री वही है पर एम्प्लॉयर चेंज हो गया, जैसे मान लो मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है, उसकी फैक्ट्री है, अब राम ने अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया, राम ने अपना बिजनेस बेच दिया ये लक्ष्मण को, सपोज फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मण मत बोलो, कोई और कोई भी ले लो, दिव्याकांत को बेच दिया, ठीक है। तो राम ने दिव्याकांत को बेच दिया, तो अब दिव्याकांत मालिक बन के आ गया, तो मालिक चेंज हुआ है, फैक्ट्री तो वही है, एम्प्लॉय तो वही है, तो दिव्याकांत ये नहीं बोलेगा मेरे लिए ये लोग नए एम्प्लॉइज हैं तो मेरे को भी 80JJAA का रिडक्शन मिलेगा। 80JJAA का रिडक्शन यार तब मिलता है जब वास्तव में आपकी हरकत से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हो, नौटंकी करने के लिए नहीं मिलता। जैसे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मर्ज होकर एक्स वाई लिमिटेड बन गए, तो नया कंपनी एक्स वाई लिमिटेड बोलता है कि आई एम अ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, सो फॉर मी द एम्प्लॉइज ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर कंसिडर्ड एज न्यू एम्प्लॉइज, सो आई विल टेक 30% डिडक्शन फॉर 3 years। मजाक चल रहा है क्या, वही कंपनी है, मर्ज हुई है खाली। तो ये सब मर्जर वगैरह से अगर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो आप, तो उससे एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, अगर आपके नए, जैसे मान लो कंपनी में 500 एम्प्लॉइज थे, 100 को निकाला 100 को लिया, तो इज देयर एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नो, तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो रिडक्शन आपको तब मिलेगा व्हेन इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आप जो भी इनको पैसा पेमेंट करते हो सैलरी, वो पक्का में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस या ई मोड से नहीं दिया है पेमेंट, तो फिर आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर तो आप नकली दिखा रहे हो। कारण अगर आप रेगुलर लोगों को हायर कर रहे हो तब तो आप बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, तुम भी कल जॉब करने जाओगे तो तुम्हारे नाम का कंपनी अलग से एक सैलरी अकाउंट खुलवाएगा तुम्हारे बैंक में और उसी में पैसा जाएगा। तो आप अगर ये रिडक्शन लेने के लिए झूठ मूठ का नकली एम्प्लॉयज दिखा रहे हो, कैश पेमेंट दिखा रहे हो, तो रिडक्शंस नहीं मिलेंगे। सिंपल बात समझो, ऑनेस्ट तरह का कोई चीज हो रहा है तब तो रिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। वी विल डू सम्स ऑन दिस, तो सम से तुमको और क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। ये देखो इधर, ये ब्राउन कलर के नोट में क्या बोला है, मान लीजिए साल के बीच में या टुवर्ड्स द एंड आपने नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं, तो उनका उस प्रीवियस ईयर में 240 दिन या फ्लैप के केस में 150 दिन पूरा नहीं हो रहा है, तो उस साल के लिए उनको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, पर अगले साल से उनको एडिशनल एम्प्लॉय मान के उनका डिडक्शन चालू हो जाएगा 30% करके, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इससे जो जो हम लोगों ने सीखा सब डेमोन्स्ट्रेट होगा। लेट्स हैव अ लुक। मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। तो सर इनका ना कंप्यूटर का काम है, फ्लैप का तो नहीं है ना, फुटवेयर, लेदर, एप्रल, वो तो नहीं है, तो इनके लिए 240 दिन की लिमिट होती है। तो जो एम्प्लॉइज साल में 240 दिन प्लस से ज़्यादा के लिए हायर हुए, उनके लिए एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। 350 नए एम्प्लॉइज हायर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट आएगा, सर मान लो कि 350 नया एम्प्लॉय आया है पर 50 पुराना एम्प्लॉय निकाला है, तो क्या होगा सर। तो हम लोग को रिडक्शन 350 के हिसाब से होगा कि 300 के हिसाब से, 350 के हिसाब से। इन्होंने ये बोला है कि हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज मस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये नहीं बोला कि जितना हायर किया एग्जैक्टली उतना इंक्रीज करे, कुछ तो छोड़ के जाएंगे, उनसे फर्क नहीं पड़ता। अब 350 एम्प्लॉइज जो इन्होंने नए हायर किए हैं, नया हायर किया है, क्योंकि धंधा ही चालू हुआ है 1 अप्रैल को, इनका तो धंधा ही चालू कब हुआ है 1 अप्रैल को, तो ये लोग जो भी एम्प्लॉय हायर करेगा सब नया ही रिक्रूटमेंट है। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब आप देखो किसके लिए 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा, किसके लिए नहीं मिलेगा। फर्स्ट 75 एम्प्लॉय हायर किए हैं 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हायर किया मतलब मोर देन, ये तो पूरा साल काम करेगा, 12 महीना मतलब मोर देन 240 दिन हो ही गया। रेगुलर एम्प्लॉय है, सही है, तनख्वाह 24,000 है, 25,000 से अंदर है, चलेगा, डिडक्शन मिलेगा, ग्रेट। सेकेंड 125 एम्प्लॉइज 1/5 को हायर किया मतलब 11 महीने, डन। रेगुलर एम्प्लॉय है, डन। 26,000 दे रहे हो, 25,000 ज्यादा, इनका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। थर्ड 50 एम्प्लॉय है, 1 अगस्त को आपने हायर किया, 1 अगस्त को हायर किया मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीना,
है ना, 4 5 6 7 8 महीने के लिए हायर किया, मतलब 240 दिन हो गया इनका भी। परंतु कैजुअल है, कैजुअल बोले तो वो जो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, टेम्पररी टाइप के, तो वो भी काउंट नहीं होंगे। ओके 100 एम्प्लॉय हायर किया, पर कब किया? 1 सितंबर। 1 सितंबर बोले तो 7 मंथ्स ओनली, मतलब 240 दिन नहीं हो रहा है, तो ये भी काउंट नहीं होंगे। पर ये लास्ट वाले नेक्स्ट ईयर से काउंट हो जाएंगे, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से काउंट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली काउंट कितना हो रहा है? खाली पहले वाला, तो कितना टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आपका बढ़ गया? 75 इंटू 12 महीना इंटू 24,000, ये रहा 75 एम्प्लॉइज, 12 महीना 24,000, 2,16,00,000। इसका 30% आप निकालिए, 64,80,000, वो आपको रिडक्शन मिल जाएगा इस साल, फिर अगले साल भी, फिर उसके बाद वाले साल भी। 6480 6480 6480, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो सीन क्लियर है। अब हम लोगों को आगे क्या बोला है? वही नीचे जो राम कहानी लिखी हुई रहती है, द रेगुलर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन द प्रोविडेंट फंड वाइल कैजुअल एम्प्लॉइज डू नॉट, तो उनको काट दिया। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इज दिस एंड टर्नओवर इज दिस। टर्नओवर 2.16 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब ये लोग टैक्स ऑडिट इनका होता है, बस इसी के लिए, और कोई पर्पस नहीं है। हम लोग को बोला अपना आंसर बताइए, अगर मिस्टर ए फुटवेयर के बिजनेस में होता, तो अगर कंप्यूटर के बदले फुटवेयर का बिजनेस होता, सर अगर फुटवेयर का बिजनेस होता तो 240 दिन के बदले 150 दिन का वो होता ना रेंज, 150 दिन इस 5 महीना। तब उस केस में तो हम लोगों ने किस किस को काटा था? इन 3 को काटा था। सेकंड वाले को काटा था किस लिए? बिकॉज 26,000 की प्रॉब्लम थी, 25,000 ज़्यादा। थर्ड वाले को काटा था क्योंकि वो कैजुअल वाला चक्कर था, तो वो तो ठीक नहीं है। फोर्थ वाले को हमने काटा था क्योंकि ये 1 सितंबर ओनली 7 मंथ्स काम किया था, तो इसलिए बोला कि वो 240 दिन से कम है तो नहीं लेंगे। पर अगर आपका असेसी फुटवेयर में इन्वॉल्व है तब तो 150 दिन मतलब 5 महीना, तब तो ये 7 महीने वाला पार्टी भी तो आएगा, तब इसको भी जोड़ दिया जाएगा, तब इसको भी टिक टिक, तो फिर 2 टिक लेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो नीचे है, तो ऊपर का 2,16,00,000 प्लस फोर्थ वाले में कितने एम्प्लॉयज होंगे? 24,000 रुपया सैलरी है फोर्थ वाले का, 100 एम्प्लॉयज है 7 महीने का, 24,000 7 महीना 100 एम्प्लॉयज, ये जोड़ के इतना आता है 30% इतना, तो आपको इतना रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट 80 डबल जे डबल ए फॉर यू। तो सिंपल था, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशंस बस आपको याद रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया क्या क्या, कौन से एसएससी के लिए, रिकैप मार देता हूँ, कौन से एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, जिनका अपना बिजनेस इनकम हो और टैक्स ऑडिट में कवर्ड होते हो, मतलब बड़ा एसएससी है। Their hiring has resulted in the increase in the number of employees. They pay their employees by way of account pay, check or draft or ECS or E-mode. The important condition, 4 कंडीशन उसमें 3 इंपॉर्टेंट है। जिन एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया, नए वाले जिनके लिए आप डिडक्शन मांग रहे हो, उनकी महीने की सैलरी मंथली 25,000 के अंदर होनी चाहिए। वो लोग रेगुलर एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जिनका PF कटता हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा कट करके जाता हो। एंड थर्ड, उन्होंने उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 240 दिन काम किया, और अगर फ्लैप है तो 150 दिन। अगर उस प्रीवियस ईयर में नहीं किया उतना काम तो कोई बात नहीं, अगले साल से आपको रिडक्शन मिलना चालू हो जाएगा, और अगले साल से फिर वही 3 साल मिलेगा आपको रिडक्शन, ये नहीं कि बचा हुआ 2 साल, वो पूरा 3 साल मिलेगा। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस। दैट वाज 80 डबल जे डबल ए। अब आते हैं ये बुक्स के ऊपर, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ बुक्स। सर ये रॉयल्टी इनकम वगैरह क्या होता नहीं होता, मैं आपको पूरा बताऊंगा, एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बार बुक देना तो फुल्लू, ये लॉ वाला बुक देना एक बार। हाँ बस एक, ठीक है, ये लो। अभी आप ये देखो, मेरे हाथ में ये बुक है, मेरी लॉ की किताब है जैसे, ठीक है, मैं ये बुक्स बनाता हूँ। ये जो भी बुक्स बनती है ना, इनका कॉपीराइट कराया जाता है। ये जो भी बुक्स बनाते हैं इनका कॉपीराइट होता है, ठीक है। ये मेरे नोट्स है, नोट्स में भी कहीं कॉपीराइट होगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट, ये कॉपीराइट का सिंबल होता है, कॉपीराइट सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। ये मेरे नाम से सीधा कॉपीराइट किया जाता है क्योंकि आई एम द ऑथर ऑफ ऑल दीज बुक्स, ठीक है। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज बांटने का सबसे बड़ा पहला चीज होता है बुक्स। कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम देता है, पढ़ाई करता है, उसमें सबसे बड़ा रोल किताबों का होता है। टीचर, वीडियो, वो सब बाद में। किताबों के लिए गवर्नमेंट
का सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे डॉक्टर लोग की फीस पे जीएसटी नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं बुक्स पे भी जीएसटी नहीं है। तुम बाजार में बुक खरीदने जाते हो, उस पर वो जीएसटी नील लिख के देगा, जीरो, ठीक है, नील रेट रिटर्न जमा होता है इसमें। तो बुक्स पे भी जीएसटी सरकार नहीं करती है। ये जितनी भी बुक्स बेची जाती हैं, इन पे बेचता कौन है? पब्लिशर। आप समझो, दो पार्टी है इसमें, एक होता है ऑथर, एक होता है पब्लिशर। ऑथर इज द पर्सन हु राइट्स द बुक, पर ऑथर जो होता है वो एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, वो अपना किताब लिखा, पर वो किताब को छापना, लोगों तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है? पब्लिशर। पब्लिशर वो होता है जो जिसका काम है कि ऑथर से बुक की कॉपी लेगा, मतलब सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, उसको प्रिंट करके बुक्स बनवाएगा और फिर उन बुक्स को अलग अलग बुक शॉप्स में भेजकर या ऑनलाइन मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। तो ऑथर का काम है बेसिकली बुक क्रिएट करना और पब्लिशर का काम है उस बुक को पूरे मार्केट तक पहुंचा देना, बेचना। वो एक बहुत बड़ा काम है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऑथर अब अच्छा, जैसे अब ऑथर, सपोज मैंने ये बुक बनाया और मेरे नाम पे ये मैंने कॉपीराइट करवा लिया। कॉपीराइट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आप कॉपीराइट वाली संस्थान के पास जाओ, वो लोग आपसे बुक का कुछ कॉपीज मांगेंगे, आप उनको पकड़ा दो, ठीक है, और कुछ फीस होती है, दिया, फिर कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉपीराइट होता है ये पब्लिशर को देना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अपनी किताब पब्लिश करके मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, तो प्रोसेस क्या होगा? आई एम द ऑथर ऑफ द बुक, आई अप्रोच्ड अ पब्लिशिंग हाउस। पब्लिशिंग हाउस का नाम है व्हाइट विंग, व्हाइट विंग पब्लिकेशंस। मैं पब्लिशिंग हाउस को बोला कि भाई मुझे अपनी बुक्स मार्केट में पहुंचानी है, आपका काम है इसको छापो, आप प्रिंट करो, बाजार में बेचो, कमाओ, जो करना करो, मुझे आप कितना दोगे बताओ। तो मुझे वो लोग कुछ पैसा देंगे, बिकॉज क्रिएट मैंने किया है, तो मुझे भी तो कुछ इनकम मिलेगी। मेरी इनकम को कहा जाता है रॉयल्टी इनकम, ठीक है। तो मैं क्या होता है कि मैं इस बुक का जो कॉपीराइट मेरे नाम पे है, वो कॉपीराइट में पब्लिशर व्हाइट विंग को दे दूंगा, जिससे व्हाइट विंग के पास ये अधिकार आ जाएगा कि वो मेरे बुक को प्रिंट कर करके मार्केट में सेल कर सके। कोई और अगर करेगा तो मैं उस पर लीगल केस कर दूंगा, पर व्हाइट विंग कर सकता है। तो व्हाइट विंग को मैंने अपना कॉपीराइट दिया, व्हाइट विंग बदले में मेरे को रॉयल्टी देगा, जो इनकम मुझे देगा रॉयल्टी। अब तुम बोले सर रॉयल्टी क्यों बोला इसको, आप कोई राजे महाराजे हो क्या कि रॉयल्टी वर्ड यूज किया? देखो, कमाई तो कमाई होती है, परंतु कमाई को एक नाम दिया जाता है, करेक्ट। आज तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो तुम जब मेरी क्लासेस लेते हो तो तुम जो मुझे पेमेंट करते हो उसको मैं प्राइस नहीं फीस बोलता हूँ। मैं ब्रिटानिया का बिस्कुट अगर बेचूं तो प्राइस कहलाएगा, मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचूं तो प्राइस कहलाएगा, पर मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, तुम मेरे को पैसा दोगे तो वो फीस कहलाएगा। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर जो सफेद कोट में डॉक्टर का ऐसे कॉल पर पूछेगा तेरी कीमत कितनी है, प्राइस बता अपना, प्राइस बोलते हो? नहीं, डॉक्टर को आप क्या देते हो? कंसल्टेंसी फीस। समझ में आ रहा है? कंसल्टेंसी फीस। तो इनकम तो सभी चीज कमाई है, पर कमाई को एक नाम भी तो दिया जाता है। अगर तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे भैया या तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हारे ये माता पिता कहीं जॉब करते हैं, तो उनको भी तो पैसा कुछ मिलता होगा, तो उनको जो पैसा मिलता है उनको क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं, फीस बोलते हैं? नहीं, उनको बोलते हैं सैलरी। तो एक नाम होता है ना, ठीक है। तुमने घर अपना रेंट पे देखा तो रेंट इनकम, वैसे ही अगर किताब का कॉपीराइट मैंने दे रखा तो मुझे जो मिलता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, उसको एक नाम दिया गया रॉयल्टी इनकम। इसमें कोई रॉयल्टी या राजा महाराजा वाली बात नहीं है। रॉयल्टी इनकम दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है, ये पूरी बिजनेस की बात है। एक तरीका ये कि मैं पब्लिशर को बोलूं, मैं ऑथर हूं, मैं पब्लिशर को बोला कि भैया हमको मतलब नहीं, आप जितना छापना है बेचो, आप हमको एक लमसम पैसा दे दो, बस बात खत्म, फिर आप करना जो करो, ठीक है। तो वो मुझे लमसम एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट दे देगा, उसको बोलते लमसम। सपोज मैंने बोला 50 लाख रुपया मुझे चाहिए, ये बुक फिर आप लो, आप छापो, जिसको बेचना है बेचो, हमको कोई मतलब नहीं है। आप अगर उसमें करोड़ों कमाओ तो भी मुझे मतलब नहीं है, आप अगर लॉस में जाओ तो भी मुझे मतलब नहीं है। तो मुझे अपना लमसम पैसा एक ही बार मिल जाएगा 50 लाख, और मैं साइड। दूसरा तरीका होता है जो ज्यादा फेमस है, क्योंकि पब्लिशर को भी एक मन में रिस्क रहता है कि पता नहीं कितना बुक बिकेगा नहीं बिकेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डील करते हैं। वेरिएबल डील का मतलब होता है, वो बोलता है कि सर लमसम नहीं दे पाएंगे, पता नहीं कितना बिकेगा नहीं बिकेगा, तो जितना बिकेगा हम आपको उसका 20% दे देंगे, मतलब जो भी सेल होगा उसका 20%। तो इससे सामने वाले को भी रिस्क नहीं है। इससे फायदा क्या है, ज्यादा बिकेगी तो मुझे ज्यादा मिलेगा कमाई, कम बिकेगी मुझे कम मिलेगा, तब मुझे परसेंटेज में रॉयल्टी मिलेगा, मतलब जब बिकेगा तब मिलेगा 20%। तो या तो लमसम या परसेंटेज बेसिस में मिलेगा रॉयल्टी, दैट्स रॉयल्टी इनकम। अब यहां पर सरकार ने बोला कि ऑथर लोग को जो रॉयल्टी इनकम है उस पर हम लोग 3 लाख रुपए तक का, कितने का, मैक्सिमम कितने का, 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन अलग से दे देंगे। अब ये जो कमाल का इन्होंने दिया, ये सिर्फ ऑथर्स को ही दिया है और किसी को नहीं है।
और कितने सारे इंडिविजुअल लोग हैं उनको अलग से ये QQB का डिडक्शन नहीं है, पर ऑथर अगर है कोई तो उसको 80 QQB का डिडक्शन मिल जाएगा। मैं अगर अपनी किताबें बाजार में बेचना चाहूँ तो मुझे साल का 3 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा इनकम टैक्स की फाइल में डिडक्शन मिल जाएगा 80 QQB में। समझ में आ रही बात तुमको? तो ये सिर्फ ऑथर्स के लिए, और किसी के लिए ये अलग से डिडक्शन गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, किसी और पेशे के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं निकाला। ठीक है, अब आओ इसको देखते हैं थोड़ा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा जोरदार है, अलग टाइप का है। पहले देखते हैं कि इसमें हर चीज़ें कवर नहीं है। जैसे स्कूल की जो किताबें होती है, स्कूल की किताबें, अगर कोई ऑथर स्कूल बुक्स लिखता है, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, तो उस पर उसको 80 QQB नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या कवर्ड है आओ देख लेते हैं। इंडिविजुअल के लिए होता है डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डायरेक्ट एज रॉयल्टी और कॉपीराइट ऑन ऑथरशिप ऑफ ये इनका फेमस वर्ड है लैस, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक बुक, बट नॉट, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, ब्रोशर, कमेंट्री, गाइड, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, ट्रैक्ट। पैम्फलेट और ट्रैक्ट एक ही जैसा होता है, वो फोल्ड किया हुआ 3 लिफलेट जैसा वैसा। तो बोला ये सब के लिए नहीं मिलेगा। अब इन्होंने यार, अब देखो यहाँ बोला टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल, बोला कॉलेज नहीं बोला, यूनिवर्सिटी नहीं बोला, प्रोफेशनल कोर्सेज की बुक्स नहीं बोली। तो यानी कि स्कूल की किताबें अगर मैं लिखता तो मेरे को 80 QQB नहीं मिलता, पर मैं तो स्कूल की किताबें लिखता नहीं। आई डोंट राइट स्कूल बुक्स। मैं जो बुक्स लिखता हूँ वो किसके लिए? प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। मैं किताबें लिखता हूँ CA वगैरह के लिए, तो वो तो प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसमें मैं 80 QQB क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, पर आपको एक बात बता दूं, जैसे मतलब स्टूडेंट लोग की आदत होती है ना बैठ के टीचर की इनकम कैलकुलेट करने की। फर्स्ट पॉइंट, बुक पब्लिकेशन करके सेल करने में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है। बुक अगर कोई टीचर सेल करता है तो मेनली उसका एक ही मकसद होता है कि उस स्टूडेंट तक अपना बुक्स पहुंचाना चाहता है। बाद बाकी इनकम एंगल से आप मत सोचो कि बहुत छाप के कमाता होगा, ऐसा नहीं होता। लॉट ऑफ बुक्स आर वेस्टेड, यू डोंट नो एनीथिंग, लॉट ऑफ बुक्स आर वेस्टेड। हर 6 महीने में कोर्स बदल जाता है, पूरा बुक्स का स्टॉक बेकार हो जाता है। तो आप खाली क्या होता है ना, हम लोग की आदत होती है कि हम लोग दूसरे खाली इनकम एस्टिमेट करते हैं, ये नहीं देखते उसके खर्चे कितने, उसके लॉसेस कितने हैं। समझ रहे हो? और 3 लाख का रिडक्शन क्या मायने रखता है? इनकम टैक्स की फाइल में इतना भयंकर 30% के स्लैब में जाके 3 लाख का रिडक्शन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अब आप सोचो कोई बड़ा ऑथर ही, अब जैसे चेतन भगत है, चेतन भगत जो बुक्स लिखता है वो लिटरेरी कैटेगरी में जाएगा, तो चेतन भगत जैसे ऑथर को 3 लाख का रिडक्शन कोई वो है क्या? वो बंदा मतलब साल के करोड़ों कमाता होगा रॉयल्टी इनकम में, उसको 3 लाख का रिडक्शन देखिए क्या हो गया, वो निहाल हो गया क्या? तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज हो गई है। ठीक है, अब डिडक्शन इसमें कैलकुलेट करने का तरीका क्या, वो आप पहले समझ लो, देख लो इधर। यहां पे इन्होंने बोला है, मेरी भाषा को पहले सुनना, वहां पढ़ना बाद में, मेरी भाषा सुनना। रॉयल्टी इनकम अप टू 3 lakhs, रॉयल्टी इनकम अप टू 3 lakh, मतलब 3 lakhs इज द मैक्स लिमिट। अब रॉयल्टी इनकम, इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर मतलब रॉयल्टी में जो मुझे मिला रेवेन्यू माइनस मेरे जो खर्चे कुछ हुए, जैसे कॉपीराइट कराने का भी खर्चा वर्चा होता है वो माइनस किया, तब जो बचेगा दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। तो आपको रॉयल्टी इनकम कैलकुलेट करना है। अब रॉयल्टी इनकम अप टू 3 लाख, रॉयल्टी इनकम निकालते वक्त आपको 2-3 चीजें बात रखनी है, दिमाग में रखनी है। लमसम अगर रॉयल्टी मिला है तो आप पूरा ले लीजिए, लेकिन अगर रॉयल्टी परसेंटेज में मिला है तो आपका पब्लिशर के साथ कितने का अग्रीमेंट है सरकार को मतलब नहीं, सरकार मैक्सिमम 15% रॉयल्टी ही लेगी वहां पे। तो अगर मान लीजिए मेरे पब्लिशर से 25% का अग्रीमेंट हुआ है रॉयल्टी का, गवर्नमेंट 15% ही कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि मेरी बुक्स बाहर सेल होती है, बाहर, तो मैंने किसी बाहर के पब्लिशर को दिया है, ऑक्सफोर्ड को, पियर्सन को, तो वो लोग बाहर बेचते हैं, तो बाहर से मुझे रॉयल्टी इनकम भेजेंगे, डॉलर्स में आएगा। तो अगर आपको फॉरेन रॉयल्टी इनकम मिल रहा है बाहर से, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, then very important condition, the money should be brought in India within 6 months, then you will get deduction, otherwise not। तो फॉरेन रॉयल्टी इनकम पे कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर भारत में वो पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आओ देखते हैं। मामूली सम है भाई, कोई ऐसे तोड़ फोड़ नहीं है। मेरी भाषा याद रखो सर, 80 QQB में कितने का डिडक्शन मिलता है? रॉयल्टी इनकम अप टू 3 लाख। देखो इतना सारा बाकी कैलकुलेशंस वगैरह छोटी छोटी बातें वो भूल जाओगे, मोटा बात याद रखोगे, पकड़ लोगे एग्जाम में। रॉयल्टी इनकम, इनकम मतलब आपको खर्चे माइनस करने, अप टू 3 लाख। 2 बातों का ख्याल रखना है, फॉरेन रॉयल्टी इनकम में तो 6 महीने के अंदर भारत में आ जानी चाहिए तभी अलाउड होगा। और दूसरा पॉइंट है कि अगर परसेंटेज में रॉयल्टी मिलती है तो मैक्सिमम 15% अलाउड है, और अगर मान लो डील ही 12% का हुआ है तब 12%।
Balraj has written a book of artistic nature and copyrights of the book are given to foreign publisher. तब तो बंदे को रॉयल्टी इनकम डॉलर में आता होगा, तो 6 महीने में आ जाना चाहिए ना. विल सी दैट. रॉयल्टी कितना है? 20%. ठीक है, हमको रॉयल्टी परसेंटेज में बोला हुआ 20% ऑफ द बुक सोल्ड, तो हमको 20 देना है कि 15% लेके चलना है हमको. मैक्स 15% ऑफ द बुक सोल्ड. तो इनकी बुक्स कितनी सोल्ड हुई हैं? 30 लाख. तो 15% ऑफ 30 लाख. सरकार बोलती है कि आपका ऐसे तो रॉयल्टी इनकम होगा 20% ऑफ 30 लाख, पर परसेंटेज में हम लोग मैक्सिमम 15% लेंगे. तो 15% ऑफ 30 लाख 4.5 लाख आएगा. तो 4.5 लाख का आपका रॉयल्टी इनकम बनता है. ठीक है, जो कि फॉरेन रॉयल्टी इनकम है. भारत में कितना लाए हो? ब्रॉड टू इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉड टू इंडिया 4 लाख. तो आपने तो सिर्फ 4 ही लाख भारत में लाया ना, तो हम आपको 4 लाख का डिडक्शन देंगे, 4.5 लाख का नहीं देंगे. ठीक है, 4 लाख. अभी खर्चे कितने आपके? 25 जा रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए 25,000 यहाँ पे, तो 3,75,000. ये आपकी रॉयल्टी इनकम आ गई. तो क्या आपको 3,75,000 का डिडक्शन मिलेगा कि 3 लाख का? मैक्सिमम 3 लाख. द आंसर इज 3 लाख. हो गया सिंपल. दैट इज 80 QQB, एकदम सिंपल. अब आते हैं 80 RRB, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स. तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो तुम्हें ये पेटेंट्स के बारे में आइडिया नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, प्लीज़ सुन लो. ठीक है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पर समझाने के एंगल से तुमको बता रहा हूँ. पेटेंट्स क्या होता है समझो यार. मैं जैसे CA बना, तो CA बनने के बाद मैंने जॉब किया 1 साल, फिर मैं पढ़ाना चालू कर दिया. तो मैं अपना एक पेशा कर रहा हूँ, नौकरी तो कर नहीं रहा हूँ. कोई बंदा अगर तुम्हारे फैमिली के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई करे, तो डॉक्टर बनने के बाद कुछ समय वो हॉस्पिटल में काम करेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू कर ले. कर सकता है कि नहीं? डॉक्टर बनने के बाद खुद की आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, चेम्बर बना सकते हो जिसमें पेशेंट्स आएंगे, है ना. वैसे ही इंजीनियर बन जाने के बाद आप इंजीनियरिंग फर्म खोल सकते हो. ठीक है, इंजीनियर बनने के बाद भी आप इंजीनियरिंग फर्म खोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे इंजीनियर्स तो क्या करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स, वो लोग कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ भी नया इन्वेंशन. ठीक है, मैं इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने नया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या थियोरी डिस्कवर किया, वैसा नहीं. इन्वेंशन का मतलब होता है कोई मशीन बना लेना नया. ठीक है, तो उसका तो एंडलेस कोई लिमिट ही नहीं है. तो जो भी नया आविष्कार या इन्वेंशन करते हैं, तुमको लगा सर इन्वेंशन थॉमस अल्वा एडिसन, नहीं, नीचे नीचे आ जाओ. इन्वेंशंस बहुत मामूली होते हैं, छोटे छोटे, और तुम्हारे लिए मेरे लिए हाई फाई हो सकते हैं. जो इंजीनियर होता है उनको तो उनके पढ़ाई के दौरान ही करना पड़ता है. 4 साल का जो बीटेक का कोर्स होता है ना, जैसे अब तुम बीकॉम किया, मैं बीकॉम किया, वैसे बीटेक होता है ना, बीटेक 4 साल का इंजीनियरिंग. तो बीटेक के दौरान ही उन लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें उनको छोटे छोटे इन्वेंशंस करने पड़ते हैं. तो उनके लिए इन्वेंशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. उनके लिए समझ लो, इन्वेंशन कोई बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल है उनके लिए. वो अपने पढ़ाई के दौरान इन्वेंशंस किया है. ठीक है, तो जो भी वो इन्वेंशंस करते हैं उसका वो लोग पेटेंट करा लेते हैं. जैसे मैं अगर किताब लिखता हूं तो मैं जाके कॉपीराइट कराता हूं. इंजीनियर जो इन्वेंशन करता है वो उसका जाके पेटेंट कराता है. ठीक है, उसका कॉपीराइट ही पेटेंट होता है. अब इंजीनियर तो एक मामूली व्यक्ति है, उसने लेकिन बहुत बढ़िया कुछ इन्वेंट किया और वो चाहता है कि उसके इन्वेंशन को कोई बड़ी कंपनी आगे लेके जाए, मशीन में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचे. तो वो बड़ी कंपनी को अप्रोच करेगा और अपना टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि देखो ये है. अगर बड़ी कंपनी को पसंद आ गया तो वो बोलेगा कि ठीक है, आप अपना पेटेंट हमें दे दीजिए. तो जैसे मैंने अपना कॉपीराइट पब्लिशर को दिया था, इंजीनियर अपना पेटेंट उस कंपनी को दे देगा और बदले में वो कंपनी उसको क्या देगी? रॉयल्टी इनकम. तो यहां पर भी जो डिडक्शन होते हैं वो उसी टोन में, पूरा कैलकुलेशन का पैटर्न वही है. रॉयल्टी इनकम अप टू 3 lakhs. रॉयल्टी इनकम अप टू 3 lakhs. ठीक है, ये क्लियर है. तो अभी अपना स्पेशल इनकम हो गया 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB. हल्का था, कोई ऐसे भारीपन लोड नहीं है ना. अब इनकम वाले 2 डिडक्शन है, बहुत ही सुंदर है. ये तो तुम्हारे घर में काम आएंगे, तुम्हारे घर के अंदर हो सकते हैं कि तुम्हारे माता मम्मी पापा लोग कर रहे हो. ठीक है, ऑलरेडी देख लो इधर. डिडक्शंस ऑन इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम सर कहाँ जाता है? IFOS. कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, सेक्शन 56. ठीक है, अब एक बात को सुनो प्लीज, यहाँ पे 2 सेक्शन है, TTA TTB, TTA TTB. ठीक है, TTA नॉट सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब आम आदमी के लिए जो सीनियर नहीं है. सीनियर सिटीजन मतलब जिसका पिछले प्रीवियस ईयर में 60 साल पूरा हो गया और 60 प्लस का आदमी, दैट सीनियर सिटीजन. ओके, तो जो सीनियर नहीं है. ओके, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज. 80 TT, हाँ, इन्होंने 2 पार्ट बनाया.
फॉर सीनियर सिटीजन्स 50,000 तक का डिडक्शन है, उसके लिए सेक्शन टीटीबी। नॉट सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 तक का डिडक्शन है, सेक्शन टीटीए। लेकिन ये 10,000 50,000 का तो बहुत बड़ा फर्क है ही। इससे बड़ा फर्क क्या है, जो लोग सीनियर सिटीजन्स नहीं है हम लोग, हमें सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा, एफडी के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो सीनियर सिटीजन है उन्हें किसी भी तरह का उनका डिपॉजिट हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे रेकरिंग डिपॉजिट हो, उनपे सब पे डिडक्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखो टीटीए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट ओनली। आपने किसी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोला है, आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, अदर देन सीनियर सिटीजन, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपया। ओके, यहां तक ऊपर कर रहा हूं एक बार। 80 टीटीबी ये आ गया सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये सीनियर सिटीजन के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग अ सीनियर सिटीजन, इन्हें हर डिपॉजिट के लिए मिलेगा, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, चाहे कुछ भी हो, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स, हर किसी पे ब्याज मिलेगा। और कितने तक का मिलेगा? अप टू 50,000 इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा नया ज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत फेमस हुआ, बहुत मतलब जोरदार फेमस है ये। आप कई बार लोगों के मुंह से सुनोगे कि सेविंग्स अकाउंट पे ना अपने 17,000 तक का ले सकते हैं, 17,000 तक का रिडक्शन ले सकते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। ठीक है, और तुम भी वहाँ पे शॉक्ड हो जाओगे कि 17,000 ये क्या बोल रहा है, क्लास में तो 10,000 पढ़ाया था कि 10,000 तक का सेविंग्स अकाउंट पे रिडक्शन मिलता है, तो 17,000 कहाँ से आ गया? मैं बता रहा हूँ कहाँ से आ गया। 10,000 का डिडक्शन है और 7,000 का एग्जेम्पशन है, और ये सिर्फ तभी होता है जब पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो। भारत सरकार पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को प्रमोट करने के लिए, ताकि क्योंकि अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में जाके पैसा डालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट की फंडिंग बढ़ती है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के लिए भारत सरकार ने विशेष तौर पे अलग से एक एग्जेम्पशन भी निकाल रखा है। ठीक है, अलग से ये निकाल रखा है भारत सरकार ने एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 का 15। ये देखो अंडर सेक्शन 10 का 15 का 1 में एक नोटिफिकेशन आया था अलग से, आपको सेक्शन में जाके नहीं मिलेगा ये, इसका अलग से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें भारत सरकार ने बोला कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा डालते हो, कोई भी सीनियर नॉट सीनियर सबके लिए, सीनियर नॉट कोई भी, तो 3,500 रुपये तक का एग्जेम्पशन है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट के नाम पे खुलाओगे ज्वाइंट अकाउंट, तब 7,000 तक आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन। तो कितना सिंपल कहानी हो गया। सपोज मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, मनीष और उसकी पत्नी है मनीषा। तो मनीष क्या करता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जाके अपना अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेता है पत्नी के साथ। मनीष एंड मनीषा सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया पोस्ट ऑफिस में। अब उस पर 7,000 रुपये का, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट पे तो 3,500 के बदले 7,000, तो 7,000 का तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10-15, और 10,000 का उसको 80 टीटीए में नीचे डिडक्शन मिल जाएगा। तो कुल मिला के 17,000 का टैक्स सेविंग्स हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आम आदमी जो है ना, वो ये डिडक्शन एग्जेम्पशन ये सब नहीं समझता, वो सीधा समझता है 17,000 का एग्जेम्पशन है, 17,000 का डिडक्शन है, 17,000 का सेविंग्स है। अपने टैक्स में घुसे हुए इसलिए अपने बोल रहे हैं कि 7,000 का एग्जेम्पशन है और 10,000 का डिडक्शन है। ठीक है, ये सीनियर नॉट सीनियर सब पे, ये टीटीए टीटीबी सबके साथ आप मिक्स कर सकते हो। ठीक है, अर्जुन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया अर्जुन ने, और उस पर उसको ब्याज आ रहा है 4,000 रुपये का, तो भाई 3,500 तो बंदे का ऐसे ही एग्जेम्पशन हो जाएगा, बचा 500 रुपया। उसको ऑल्सो इंटरेस्ट मिला सेविंग्स बैंक अकाउंट 12,000 का। ठीक है, तो 12,000 को उसको सेविंग से भी मिला। तो सबसे पहले 4,000 और 12,000 16,000 बंदे ने कमाया है इंटरेस्ट का। उधर 4,000 पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में से 3,500 का तो एग्जेम्पशन ऐसे ही मिल जाएगा 10,000 सेक्शन 10 का 15 में। तो 500 बचा, 500 रुपया प्लस 12,000, 12,500। अब 12,500 में से ऊपर 80 टीटीए में कितना रिडक्शन लेगा? 10,000 का, दे दो 10,000 का रिडक्शन, तो बचेगा कितना? 2,500। तो 2,500 ही सिर्फ टैक्सेबल है, बाकी पूरा उड़ गया। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ा एग्जेम्पशन 3,500 एंड 7,000 का, ये सीनियर सिटीजन लोग के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम। क्लियर है? तो दैट वाज 80 टीटीए एंड टीटीबी। सम्स कर लेते आओ एक छोटा सा। मिस्टर ए, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड अबाउट 61 साल, मतलब सीनियर सिटीजन है सर, तो 80 टीटीबी हो गया इनका।
ही अर्न बिजनेस इनकम 1,35,000, लॉटरी इनकम 1,20,000। कल पढ़ाया था ना सेकंड क्लास में कि डिडक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल इनकम से लेस नहीं होते। ही ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट ऑन FD 30,000। FD का ब्याज है, अगर ये आदमी सीनियर सिटीजन नहीं होता ना तो FD का इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन नहीं था, पर ये सीनियर है इसलिए इसको FD का इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन मिलेगा 50,000 तक का। ही इन्वेस्ट 50,000 तक का मिलेगा, पर इसका इनकम तो 30,000 ही हुआ है तो 30,000 ही का मिलेगा फिर। ही इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 1.5 लाख इन PPF तो 80C ले लेगा। व्हाट इज द टोटल इनकम? वेरी सिंपल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस आदमी का मैं कुछ लुक्स दिखा देता हूँ। इसने 1,35,000 बिजनेस से कमाए हैं, PGBP। इसने 30,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम कमाया है IFOS, और इसने लॉटरी भी IFOS में जाता है, लॉटरी से कमाया 1,20,000। तो आप समझ लो लॉटरी से जो 1,20,000 कमाया उससे तो एक धेला भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। जो डिडक्शन मिलेगा वो बस यहीं से मिल सकता है। स्पेशल इनकम्स जो होती हैं LTCG, STCG सब्जेक्टेड टू STT, कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनसे कोई डिडक्शन नहीं मिलता हमको। तो इनको टोटल 1,35,000 और 30,000 इसी से डिडक्शन मिल सकता है, उस 1,20,000 से तो कोई डिडक्शन मिल नहीं सकता। ओके, अब ये 30,000 का जो इंटरेस्ट इनकम है इनको 50,000 तक का एग्जेम्पशन है TTB में, पर इंटरेस्ट ही अगर 30,000 है तो 50,000 का थोड़ा डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन विल बी लिमिटेड टू दैट। केवल पूरे चैप्टर में एक ही बार ऐसा होता है, 2 बार ऐसा होता है डिसेबिलिटी के केस में, डिसेबिलिटी 80DD और 80U, जहां 75,000 और 1.25 लाख का फिक्स डिडक्शन है डिसेबल्ड पर्सन में, बाकी कहीं पे भी फिक्स डिडक्शन नहीं है। खर्चा जितना उससे ही ज्यादा हो नहीं सकता डिडक्शन। तो इनको 30,000 रुपये का तो यहां डिडक्शन मिल गया सर, उड़ गया ये 80 TTB उड़ गया, 80 TTB बस इतना ही मिलेगा, करेक्ट। अब इसके अलावा इन्होंने PPF में 1.5 लाख रुपया डाला है, PPF में 1.5 लाख डाला है तो 1.5 लाख का डिडक्शन लेंगे, पर PGB में बचा ही 1,35,000 है तो 1,35,000 का डिडक्शन मिलेगा ATC में, उससे ज़्यादा मिल नहीं पाएगा इसको। जितना इनकम है उससे ज़्यादा डिडक्शन हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली इन्होंने PPF में डाला तो 1.5 लाख है, पर इन्हें डिडक्शन सिर्फ 1,35,000 का मिलेगा, बिकॉज इनके पास जो PGB पे इनकम है वो 1,35 का ही है, एंड डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन द PGB इनकम, क्योंकि इनका और कोई इनकम अदर सोर्स है नहीं, वो सब स्पेशल कैटेगरी की इनकम्स में है, ठीक है। तो लॉटरी वाले 1,20,000 से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इनकम में अप टू 50,000 डिडक्शन होता है, तो 30,000 का डिडक्शन मिल गया 80 TTB में, और 1.5 लाख PPF में डाले, PGB में सिर्फ 1,35 पड़े तो 1,35 का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता। जो भी डिडक्शन का आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखा है कुछ भी, वो कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं होता, वो बस लैप्स। तो इनका ये PGB इनकम पूरा उड़ गया, इंटरेस्ट इनकम पूरा उड़ गया, बचा खाली लॉटरी इनकम, लॉटरी पे इनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 1,20,000 10 डन, ठीक है। अब ये सारे स्पेशल इनकम्स वगैरह सब हो गए। अभी हमारे सामने एक जंबो क्वेश्चन है, मैं एक बड़ा सारा जंबो क्वेश्चन तुमको डिस्कस करा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हारा डिडक्शंस मजबूत हो जाए, ठीक है। डिडक्शंस अंडर 6A के अंदर जब भी एक लंबा सम्स आए तो सर कैसे अटैक करना चाहिए, तरीका देखो। ये हमारे सामने देखो एक लंबा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है कि ATCDE इस तरह से, नहीं तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है वो लोग 80G ऊपर देते हैं, 80C एकदम नीचे, ठीक है। तो तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करो, क्वेश्चन के बाजू में ही एक कॉलम बना लो ऐसे और लिखते जाओ कि कौन सा किस सेक्शन में आता है। तो देखो मैंने वहाँ हिंट डाल रखा है, मैंने शुरू से लेकर अंत तक वहाँ हिंट डाल रखा है। देखो उधर कोना में हिंट्स में ये देखो दिख रहा है आपको कि कौन सा किस सेक्शन में कितना कितना ले पाएगा। इससे क्या है कि जब मैं सम को सॉल्व करूंगा तो मुझसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ अनिरुद्ध एजेड 45 साल, तो सीनियर सिटीजन नहीं है। सैलरीज कंप्यूटेड, जब ये लोग बोले ना सैलरीज कंप्यूटेड, तो इसका मतलब होता है कि सैलरी में जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना चाहिए वो दिया जा चुका है, तो हमें अलग से 50,000 लेस करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में अभी बताया 17,000 है ना, और अगर जॉइंट नाम पे नहीं है तो 13,500, तो 3,500 का तो एग्जेम्पशन ले लेगा 10 का 15 में, और 10,000 तक का ये 80 TTA में डिडक्शन क्लेम कर लेगा। तो देखो मैंने बगल में लिख दिया है 10 का 15 में एग्जेम्पशन और 80 TTA में 10,000 तक का डिडक्शन। बैंक सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट,
बैंक के सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है ना, सेविंग्स है देखो दोनों जगह, तो उस पर भी 80 TTA मिल सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से तो 8,000 मिला है, तो 8,000 में से 3,500 गया, बचा 4,500, 4,500 प्लस 12,000 16,500, उसमें से 10,000 ले लेगा, 6,500 बचेगा। फिर ये LIC वगैरह, LIC प्रीमियम पेड फॉर डिपेंडेंट पेरेंट्स नहीं मिलेगा, पेरेंट्स का मेडिक्लेम मिलता है, पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिलता है। एंड मेजर सन डिजेबल्ड अंडर 80U, तो मेजर सन के लिए तो मिलेगा, वो भी 80U में डिजेबल्ड है, तो 10% के बदले 15% ऑफ सम अशोर्ड, 15% ऑफ सम अशोर्ड। इन्होंने बोला माँ बाप के लिए 2 लाख की पॉलिसी थी और बच्चे के लिए 1 लाख की पॉलिसी थी, तो माँ बाप का तो आपको रिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो बच्चे का पॉलिसी 1 लाख का है, तो 15% ऑफ 1 लाख जो कि 15,000 आता है, तो 15,000 तक का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट है ना। फिर अनिरुद्ध ने 50,000 रुपया सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डाला है, तो उसका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जो ब्याज आता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम से 4,000 रुपये का ब्याज आया, दैट इज एग्जेम्प्टेड अंडर 10(11)A, और सुकन्या समृद्धि का 80C में डिडक्शन तो है ही। घर लिया इन्होंने, ब्याज दे रहे हैं, ब्याज कितने का ब्याज दे रहे हैं, 30,000 का ब्याज दे रहे हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, तो घर का जो इंस्टॉलमेंट पे किया, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन 80C में मिलता है, और ब्याज का डिडक्शन 24B में मिलता है। अब तुम बोलोगे सर व्हाट अबाउट दैट 80EE, वो सब पढ़ाया था सर, 80EE में बहुत सारा स्पेशल कंडीशन था कि लोन सैंक्शन कब हुआ है, प्रॉपर्टी की हाउस वो वैल्यू कितनी है, स्टैम्प वैल्यू कितनी है, क्या वो सब बोला है? यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, वो सब का दरकार ही नहीं है, क्योंकि 24B में 2 लाख का इंटरेस्ट तक का रिडक्शन मिल जाता है, तो इसका तो खाली 30,000 का तो अमाउंट है, इसीलिए 80EE को यहाँ घसीटने की जरूरत नहीं है। मेडिकल प्रीमियम, प्रॉब्लम, मेडिकल प्रीमियम जनाब ने कैश में दिया है, मेडिकल प्रीमियम अदर देन कैश होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में चलेगा, तो मेडिकल प्रीमियम कैश में दिया, 8,000 का नहीं मिलेगा, जाओ बाहर में जाओ। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वो चलेगा, किसका प्रिवेंटिव, माँ का, हाँ मम्मी का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चलेगा, पूरे खानदान का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप कैश में करते हो तो चलेगा, पर लिमिट है 5,000, 5,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तुम देख रहे हो, सम्स करते वक्त बाजू में सब लिखते जाओ, ताकि जब लंबा समय नीचे सॉल्व करो तो झमेला नहीं हो, मिस नहीं हो जाए कुछ। मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फादर कर सकते हैं, अच्छा फादर अगर सीनियर तो 50,000 तक का है, एजेड 80 साल और मेडिक्लेम भी नहीं है, तो 50,000 तक तो ऐसे ही है, 8,000 किया है, मिल जाएगा। अब आ गया जी डोनेशन, नेशनल चिल्ड्रन फंड में डाला है 100%, क्लीन गंगा फंड, अच्छा सॉरी नेशनल चिल्ड्रन फंड में कैश में दे दिया, कैश में 80G में 2,000 के ऊपर अगर कोई भी डोनेशन कैश में होता तो डिसअलाउड है, वो नहीं मिलता फिर, तो इन्होंने तो 8,000 दिया है, 2,000 के ऊपर कैश में तो नहीं मिलेगा, फिर काटो। डोनेशन इन चेक चलेगा, टुवर्ड्स क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड में डाला है, 100% अलाउड है, 30,000 मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च में कैश में दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी को कैश में दे दिया। साइंटिफिक रिसर्च में अभी फिलहाल 10,000 की लिमिट चल रही है, 10,000 के ऊपर अगर आप दे रहे हो और कैश में तो वो डिसअलाउड, तो यहाँ आप साइंटिफिक रिसर्च में 12,000 दे रहे हो, 10,000 के ऊपर कैश में, ये डिसअलाउड हो जाएगा। 80GG है, पॉलिटिकल पार्टी में दे रहा है 80 GGC, GGB इज फॉर कंपनी, GGC इज फॉर आम आदमी, तो ये तो आम आदमी है ना, ऊपर मिस्टर अनिरुद्ध आम आदमी है, तो 80 GGC में पॉलिटिकल पार्टी को कितना दिया, 5,000, पर कहाँ दे दिया, कैश में, पॉलिटिकल पार्टी को 1 रुपया कैश में दोगे तो डिसअलाउड है, तो इसके डोनेशंस में 4 में से 3 तो डिसअलाउड हो गए, खाली एक ही इसको मिलेगा, ये क्लीन गंगा फंड वाला। ठीक है, अब आओ सम्स कर लेते हैं। तो इन भाई साहब की, अनिरुद्ध जी की सैलरी इनकम थी 5 लाख, ये रही। फिर हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रिडक्शन क्लेम करना है, तो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड इन नील वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट 30,000 अप टू 2 लाख होता है, तो 30,000 का ब्याज था, माइनस करा, माइनस 30,000। अब अदर सोर्सेज में इनका इनकम क्या था, ये सेविंग्स वगैरह से 8,000, 12,000, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में नीचे कहीं पे 4,000 का ब्याज और आया था, तो 8, 12 और 4, ये इनकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, तो सेविंग्स का जो 8,000 है उसमें 3,500 का तो एग्जेम्पशन ऐसे मिल जाएगा, 4,500। फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट में 12,000 है, और सुकन्या समृद्धि में जो इंटरेस्ट था 4,000 का, वो तो निल, वो तो एग्जेम्प्टेड है, तो ये 16,500 आ गया,
486,500। अब डिडक्शंस इनके चालू होंगे। डिडक्शंस का कैलकुलेशन आ रहा है 1,38,000, जो कि नोट्स में, नोट्स अगले पेज पे है, ठीक है। तो पेरेंट्स का पहले ही बोल दिया अलाउड नहीं है, फिर एक मेजर सन इसका हैंडीकैप था 15% ऑफ 1,15,000 अलाउड, ठीक है। फिर सुकन्या समृद्धि में 50,000, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल 20,000, ये टोटल मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, 85,000 है, गुड। 80D मेडिक्लेम इन कैश नहीं होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप माँ का अलाउड है पर सिर्फ 5,000 तक, बाप के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर दिया 8,000 तक का चलेगा, 13,000। डोनेशंस में इसको सिर्फ क्लीन गंगा फंड मिलेगा, डिस्कस कर चुके 30,000 का। साइंटिफिक रिसर्च बेचारे को मिलेगा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी मिलेगा नहीं। और 80 TTA में ब्याज का रिडक्शन, इसका ब्याज कितना आ रहा है, ये सेविंग्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में 8,000 में 3.5 तो ले ही चुका है, तो 4,500, और बैंक वाले सेविंग्स में थे 12,000, 16,500, 10,000 तक का रिडक्शन मिलेगा, तो 10,000। सो ऐड किया 1,38,000 लेस एंड यू गॉट योर टोटल इनकम। देखो जब भी मैं सम्स डिस्कस करता हूँ ना, तो मैं मेन चीज़ पे जाता हूँ, बिकॉज अभी क्या हो गया ना, मेरे पढ़ाने का तरीका हो गया चेंज। लाइव बैच को पढ़ाना होता है अलग, और वीडियो में पढ़ाना होता है अलग, बिकॉज वीडियो में दो बातें होती है कि एक तो मैं सामने हूँ नहीं, तो एवरीथिंग अगर मैं बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ाऊँ तो इट बिकम्स बोरिंग। फिर स्पीड का ऑप्शन है तुम्हारे हाथ में कि कम बेसी सब मेरे को पूरा जो चाहे हिला सकते हो तुम अच्छे तरह से। तो अभी क्या है कि पढ़ाने का एंगल भी थोड़ा चेंज हो गया। आई फोकस ऑन दोज थिंग्स वाइल टीचिंग अ प्रॉब्लम जहाँ तुम अटकोगे, रादर देन लाइन बाय लाइन रीडिंग। जैसे इस सम से क्या सीखने को मिला कि जब भी ऐसा कोई सम करें तो बगल में तुरंत सेक्शन नंबर लिखते जाएं ताकि कुछ मिस आउट नहीं हो जाए, और जहाँ जहाँ अमाउंट पूरा नहीं मिलेगा, पार्शियली मिलेगा, वो भी आप लिखते जाओ बगल में। जहाँ आपको दिख रहा है कि यार ये तो नहीं मिलेगा बिकॉज कंडीशन वायलेट हो गया, काटते जाओ, जहाँ मिलेगा टिक करते जाओ। तो दीज थिंग्स हेल्प यू टू सॉल्व अ बिग सम विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, तो जंबो क्वेश्चन भी हो गया। अब ये रहा डिलेमा जो मैंने बताया था ना, 80G और डबल G दोनों में एडजस्टेड GTI निकालना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट का ऑब्वियसली डाउट आएगा कि सर जब मैं 80G का एडजस्टेड GTI निकालूंगा तो 80G का तो मुझे मालूम नहीं है, और 80G का निकालने जाऊंगा तो वहाँ पे जो एडजस्टेड GTI उसमें 80G माइनस करना पड़ता है, वो भी मेरे को मालूम नहीं है, तो सॉल्व कैसे करूँ? विल टेक एक्स एंड सॉल्व इट। तो ये उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है मैंने, एक इलस्ट्रेशन बना के डाल दिया डिलेमा, ठीक है, 2 पेज का। ये सबके लिए नहीं है, उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखो सेकंड क्लास के जस्ट लास्ट में जब मैंने 80G वाला रेंज खत्म किया था, तब इमीडिएटली एक माइंड में डाउट आएगा स्टूडेंट के कि सर दोनों में निकालना तो कैसे होगा। तो मैंने निवारण बता दिया आपको, ये रहा निवारण। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये आंसर येलो बॉक्स देख के सेटिस्फाइड हो गए कि ओके सर ने बता दिया ये एक्स ले करना है, मतलब ठीक है समझ गए, बस यही उनका डाउट था सॉल्व, क्योंकि आता नहीं जल्दी से ये। ओके, पर कुछ स्टूडेंट जो और जानना चाहते हैं कि जिनका मैथ्स और तगड़ा है कि हाँ एक्स लेंगे कैसे करेंगे नहीं करेंगे, तो उनके लिए बड़ी मेहनत करके मैंने ये इलस्ट्रेशन बनाया है। यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। बड़ा मेहनत करके पूरा एकदम समझाया हूँ मैं, ठीक है, मैथ्स का पूरा एक एक चीज़ समझाया हूँ कहाँ के अजम्पशंस है, तो उनके लिए सम्स मैंने डाला है। तो इसको मैं अपने नॉर्मल क्लास में भी मिक्स नहीं करने वाला। आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एंड मेक एंड पुट ऑन यूट्यूब, तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आज तुम लोगों के साथ 80 ये चैप्टर 6 से फुल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चैप्टर 6 से खत्म होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर में जाएंगे एंड दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू। थैंक यू।